इतिहास के बहुत सारे वंशों में हमने बहुत सारे वंश उत्तर भारत के भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दक्षिण भारत के हमने लगभग सारे कर लिए हैं जो प्राचीन काल में हो सकते थे। अब बारी है उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में भी हमने इधर गुजरात साइड में देखा है तो गुर्जर प्रतिहार वालों को हमने देख लिया है ना। कन्नौज वाले साइड में देखेंगे तो कौन थे? कन्नौज वही घूम के चले गए थे गुर्जर प्रतिहार वाले ही, अभी लास्ट में ही तो देखा। बाकी बंगाल वाले साइड में हमने देखा तो पाल वंश वगैरह ये सब देखे हैं हमने, है ना। तो अब ये गुर्जर प्रतिहार स्टार्ट किया तो गुर्जर प्रतिहार था एक राजपूत वंश है ना। तो इनके जब ये खत्म हुए ना तो इनकी जगह पे एक दूसरा वंश भी आया जिसे हम लोग कहते हैं चंदेल वंश। तो वो भी राजपूत वंश ही होगा। थोड़ा उसको यहीं पे निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे जो भी बच्चे कुछ छोटे छोटे वंश होंगे उनको निपटा करके फिर एकदम से राजपूत वंशों का स्टार्ट करेंगे और उसमें सारे देखेंगे कितने कितने राजपूत वंश हैं, बहुत सारे हैं उनमें से देखेंगे। तो आज कौन सा वंश स्टार्ट होगा? चंदेल वंश होगा, है ना। कौन सा वंश होगा? चंदेल वंश होगा, है ना। चंदेल वंश। चंदेल वंश कैसा है? तो ये क्षत्रिय राजवंश है ना। कैसा है? क्षत्रिय राजवंश, या इसको राजपूत वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपूत वंश कहते हैं, है ना। तो राजपूतों को अभी आगे पढ़ेंगे, पर पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि ये कहाँ पे आए हैं? जहाँ पे प्रतिहार रह रहे थे, क्योंकि प्रतिहारों को हमने देखा था त्रिपक्षीय संघर्ष की वजह से। तो जहाँ पे प्रतिहार रह रहे थे वहीं पे ये भी आए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको भी यहीं पे फाइनल करते चलेंगे, है ना। ठीक है, बात समझ में आई। तो अगर बात किया जाए पूरे हिंदुस्तान में तो ये रहते कहाँ पे थे, इनकी राजधानी वगैरह कहाँ पे थी? चंदेल शासकों की राजधानी वगैरह कहाँ पे थी? कहाँ पे इनका साम्राज्य हुआ करता था? कोई लोग बता सकते थोड़ा बहुत अंदाजा होकर? हाँ, चंदेल वंश की राजधानी वगैरह आज थोड़ा अजीब बना है मैप, और फिर भी हमको जो काम का था वो बन गया, है ना। चलो बताओ, अब बताओ चंदेल वंश को की राजधानी कहाँ पे होगी? तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। अभी मैंने कहा था जहाँ पे प्रतिहारों ने, गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी समाप्ति की, वहीं उसी जगह पे वो लोग स्टार्ट किए। और गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या हुआ करती थी? नहीं, गुजरात तो शुरुआत में हुआ करती थी। हमने कहा था उनके अंदर एक जुनून था, एक आग थी, और वो कहाँ पे थी? कन्नौज पे शासन करने की, है ना। तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बना ली थी? कन्नौज बना ली थी, ठीक है ना। तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सबको पता है कन्नौज एक जिला है। लेकिन ध्यान रखना, केवल कन्नौज का मतलब केवल कन्नौज पे शासन नहीं था। कन्नौज राजधानी थी, साम्राज्य उसका बड़ा हुआ करता था, है ना। तो ये वाले भी वहीं पे शासन करने लगे थे। तुमने देखा गुर्जर प्रतिहार जो है गुजरात के साइड में, इधर देखो थोड़ा कम बन गया आज, पर ध्यान रखना गुर्जर प्रतिहार यहाँ गुजरात से स्टार्ट किए थे और फिर जाकर के कहाँ चले गए? कन्नौज चले गए। तो क्या गुजरात छूट गया होगा उनका? ऐसा तो नहीं हुआ, पूरा साम्राज्य बढ़ गया अगर राजधानी परिवर्तित कर ली उन्होंने, ऐसा ही तो हुआ होगा। उसी में से किसी जगह पे ये जब वो गुर्जर प्रतिहार समाप्त हुए तो उसी जगह पे प्रतिहार वंश की उत्पत्ति हो गई, ये चंदेल वंश की उत्पत्ति हो गई। और चंदेल वंश भी वैसे ही राजपूत वंश थे जिस श्रेणी में वो थे, है ना। तो यहाँ पे लोग आ गए और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? नहीं, यही तो गड़बड़ी है। यहाँ पे इन्होंने राजधानी कन्नौज नहीं बनाई। किसी लोग को पता है उत्तर प्रदेश, इसमें मैप में अगर हम बनाएंगे तो कहाँ पे बनेगा उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश भी जो बनेगा वो समथिंग यहाँ इधर साइड में बनेगा, है ना। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बोलो ये उत्तर प्रदेश का है कि नहीं? और ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का क्षेत्र अगर हम कहें तो। ऐसे हालांकि मध्य प्रदेश का मैप ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश का भी है जो थोड़ा नीचे ललितपुर वगैरह निकलेगा, लेकिन हम मोटा माटी करता है। तो कुछ ऐसा होगा, बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बनाई। कहाँ बनाई? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। तो हम कहेंगे तो इनकी राजधानी का क्षेत्र ये हो जाएगा, बोलो इनका साम्राज्य शासन यही हो जाएगा, है ना। ये क्या है? उत्तर प्रदेश के ऊपर सबसे लास्ट का हिस्सा है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, इसके लास्ट का हिस्सा हो गया, और मध्य प्रदेश के ऊपर का हिस्सा। इसको अगर टेक्निकली भाषा में देखें तो क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में और मध्य प्रदेश के उत्तर में इनका साम्राज्य हुआ करता था, है ना। इसी वाले क्षेत्र को कहते हैं बुंदेलखंड। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड कहते हैं, है ना। तो बुंदेलखंड में इनका साम्राज्य हुआ करता था। बुंदेलखंड का पूरा साम्राज्य किसका हुआ करता था? चंदेल शासकों का हुआ करता था। इनकी राजधानी हुआ करती थी महोबा। राजधानी क्या हुआ करती थी? राजधानी इनकी महोबा हुआ करती थी। लेकिन आगे चल करके इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली, है ना। महोबा को उस समय महोबा नहीं कहते थे, आज के समय में महोबा कहते हैं, पता है। उस समय इसको महोबा नहीं कहते थे, उस समय इसका नाम हुआ करता था कालिंजर। तुमने सुना होगा कालिंजर का किला वगैरह, सुना कि नहीं सुना है? कहते थे ये अजेय किला होता था, इसको इतनी जल्दी कोई जीत नहीं सकता था, बहुत ही बेहतरीन किला बना हुआ था, है ना। राजपूतों में ये खासियत थी कि वो किला बहुत बेहतरीन बनाते थे। आज भी उनके बनाए हुए किला राजस्थान वगैरह में तुम लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। तो कालिंजर में इनका बनाया हुआ एक किला था। कहाँ पे? कालिंजर में। और आज के समय में कालिंजर कहाँ पड़ेगा? महोबा में पड़ेगा। तुमको पता होगा
कि कालिंजर के किला पे ही हमला करते वक्त शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। आगे पढ़ाएंगे भी आगे, है ना, हालांकि पेट वाली क्लास में पढ़ा चुके थे ये। तो कालिंजर के किला कहाँ पे था? महोबा में। आज के समय में महोबा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? यूपी का क्षेत्र है ना, दक्षिणी यूपी, और पूरा शासन यहाँ पे है। तो इनकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? कहीं यहाँ पे हो जाएगी, ये महोबा होगा, यही तो कालिंजर होगा। बोलो, तो चंदेल वंश की राजधानी कहाँ पे हो जाएगी? महोबा या कालिंजर हो जाएगी, है ना। इस वंश का पहला शासक हो जाएगा नन्नुक। क्या हो जाएगा? नन्नुक हो जाएगा। इसी को कहेंगे इस वंश का संस्थापक। देखो, संस्थापक जो होता है जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा शासक हो, जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन जो अगला शासक आएगा वो महान शासक हो जाता है, क्योंकि संस्थापक के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उससे जहां पर उसने साम्राज्य बनाया उससे पहले वालों से भी लड़ना होता है, बड़ा सारा लफड़ा होता है वहां पे, तो उतना बड़ा महान शासक हो सकता है ना बन पाए, पर अगले वाले में चांस होता है कि उसको मौका मिल जाता है, ठहरने का, संभलने का मौका मिलेगा। हाँ, उसको बना बनाया मिलेगा, थोड़ा आराम से स्टार्ट कर पाएगा, है ना। क्योंकि देखो, जैसे यहाँ पे तुम भी कोई धंधा अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में तुमको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार स्टेबल कर ले जाओगे उसके बाद में तुमको चलाने में आसान रहता है ना। इसलिए तुमने देखा होगा संस्थापक ज्यादातर वंशों में बहुत महान नहीं होते, मौर्य वंश को छोड़ दें अगर तो, है ना। तो ज्यादातर वंशों में संस्थापक उतने महान नहीं होते हैं, उसके आगे आने वाले राजा हो जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा रुकने, संभलने, ठहरने का मौका मिल जाता है ना। तो इस वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? नन्नुक। अच्छा, राजपूतों की बात हो रही, तो राजपूतों में एक बात विशेष है कि ये लोग थोड़ा इगोइस्टिक हुआ करते थे, है ना, कि जिसे कहते स्वाभिमानी टाइप के लोग, है ना। तो स्वाभिमान को ठेस नहीं अपने पहुंचाने देते थे। खुद अगर उनकी ही जाति का कोई दूसरा आदमी भी होगा तो वो उसके भी स्वाभिमान के लिए लड़ जाते थे, ठीक है ना। और अगर उसने कुछ भी गलत किया तो ये अपने परिवार में भी लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे। हमने तुमको पिछली क्लास में बताया था, जब प्रतिहार पढ़ाया था तो हमने बताया था राजपूतों का विशेष सबसे मेन काम यही होता था कि वो लड़ना चाहते थे, है ना। वो लड़ने को अपना त्योहार मानते थे। तो इतना इनमें था, लड़ाई एकदम लड़ाई टाइप के, लड़ाकू टाइप के लोग हुआ करते थे, है ना। ऐसे अफगान में भी देखे गए हैं, अफगान वाले भी तो लड़ाकू टाइप के हैं, है ना। अमेरिका हार गया उनसे, है कि नहीं। तो ये लोग लड़ाकू टाइप के हैं, ठीक है। अगला शासक इनमें आएगा यशोवर्मन। कौन आएगा? यशोवर्मन। हाँ, यशोवर्मन में क्या हो जाता है? यशोवर्मन जो है ये थोड़ा इस वंश का अच्छा शासक हो गया, है ना, प्रतापी शासक कह सकते हो। इसने प्रतापी शासक वाला बात क्या आई? तुमको याद होगा, इधर बंगाल में एक होता था पाल वंश। कौन सा वंश होता था? पाल वंश। और पाल वंश में एक शासक हुआ करता था, इसका नाम होता था देवपाल। क्या नाम हुआ करता था? देवपाल। तो इस यशोवर्मन ने अपने साम्राज्य के आसपास के क्षेत्रों पर थोड़ा बहुत आक्रमण किया, है ना, क्योंकि कोई भी राजा होता था उस समय यही एक मेन मुद्दा था अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का, कि तुम दूसरे वालों पे विजय प्राप्त कर लो, या वो तुम्हारे अधीन आ जाएं या वो तुमसे पराजित हो जाएं, तो तभी तुम्हारा स्थापत्य होगा ज्यादातर, है ना। हालांकि ज्यादातर आगे जब पढ़ोगे राजपूत वंश तो उन्होंने अपने पड़ोसियों पे हमला कम ही किया है, बाकी राजाओं के देखे, है ना, कम ही हुआ। इधर गुर्जर प्रतिहार और इधर ये वाले चंदेल वालों ने थोड़ा बहुत किया है, बाकी आगे अपने पड़ोसियों पे हमला नहीं किया ज्यादातर। यही कारण रहा उनके ज्यादा आगे विस्तार ना होने का, है ना। तो ये उनमें एक कमी भी कह सकते हो तुम। शुरुआती दौर में ये देखने को मिला चंदेल वगैरह में, बाकी आगे देखने को ये नहीं मिलेगा। उन्होंने दूसरों पे हमला ज्यादा नहीं किया, पर उनपे जब किसी ने अटैक किया तब उन्होंने ये सब मामला किया, है ना। तो यशोवर्मन ने क्या किया? देवपाल के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है ना। किस बात के लिए हमला कर दिया? अब हमले में देखो कुछ भी विशेष जानकारी नहीं, बस इतना है कि ये हमको जो भी जानकारी प्राप्त है वो ये है कि एक विष्णु भगवान की मूर्ति के लिए हमला हो गया, ठीक है। किस वजह से हमला हो गया? एक विष्णु भगवान की मूर्ति ले आए वहां से। क्या ले आए? देवपाल से क्या लाए? विष्णु भगवान की मूर्ति ले आए, है ना। और ये मूर्ति ला करके अपने बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में एक मंदिर बनवाया और वहां पे ये मूर्ति लगवा करके विष्णु भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया, है ना। जिस मंदिर का नाम क्या हो जाता है? चतुर्भुज मंदिर। क्या हो जाता है? और ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के समय में ये मंदिर वगैरह ज्यादा पूछते हैं, तो तुमसे पूछेगा चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया? यशोवर्मन। ध्यान रखो या ना रखो, अगर याद रख लेते तो बहुत अच्छी बात है, पर यह जरूर ध्यान रखना है कि ये चंदेल शासकों ने बनवाया था, ठीक है। इतना ध्यान रखना, क्योंकि इसमें राजाओं के नाम कम ही पूछेंगे। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन वंश से, किस वंश के, है ना, क्योंकि इस वंश को कहते हैं जेजाक भुक्ति वंश भी, क्योंकि कहीं कहीं पे चंदेल वंश नहीं लिख के आएगा, तो तुम लोग ध्यान रखना, इसको जेजाक भुक्ति भी कहते हैं। यहाँ लिख दें, इसे कहते हैं जेजाक भुक्ति वंश, है ना। अगर किसी ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इतिहास तो उसको सुना होगा ये वाला वंश का नाम। क्या नाम है? जेजाक भुक्ति। अच्छा, जेजाक भुक्ति वंश इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि बुंदेलखंड का पुराना नाम था जेजाक भुक्ति। ये जेजाक भुक्ति क्या है? ये बुंदेलखंड का पुराना नाम है, और ये बुंदेलखंड में ही
शासन करते थे, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया। हाँ, बात समझे। जेजाक भुक्ति वंश क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या हुआ करता था, जेजाक भुक्ति हुआ करता था, और बुंदेलखंड पे ही शासन करने की वजह से इनको क्या कहते हैं, जेजाक भुक्ति वंश या चंदेल वंश कहते हैं। तो तुमसे पूछा जाएगा कि विष्णु भगवान का विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया, तो चंदेल शासकों या जेजाक भुक्ति वंश के शासकों ने बनवाया। अच्छा, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है इस मंदिर की, बात ये आगे बढ़ती है और कहाँ तक जाती है। कहा जाता है, ये कहा क्या जाता है वास्तविकता है कि जो तुमने देखा होगा खजुराहो के मंदिर, खजुराहो मंदिर देखा है, अरे सुना ही बात है, सभी लोगों ने नहीं देखा होगा मानते हैं, कुछ लोग गए होंगे घूमने घुमाने, जिनको शौक होगा, है ना। कोई नहीं गया, कोई बात नहीं, अब जाना घूमने, है ना। तो जो खजुराहो मंदिर है ये विष्णु भगवान का मंदिर वहीं पे है, ठीक है। खजुराहो मंदिर एक अकेला कोई मंदिर नहीं है किसी एक भगवान का, वहां पे क्या बहुत सारे मंदिरों का एक समूह है, उसी में से एक मंदिर है क्या, अरे नहीं, खजुराहो मंदिर में ही एक मंदिर जिसका नाम है चतुर्भुज मंदिर। तुमसे पूछा है चतुर्भुज मंदिर किस देवता का है, तो विष्णु भगवान का है ना। और अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि तुमसे पूछा जाएगा कि खजुराहो के मंदिर किस शासकों ने बनवाए, तो चंदेल शासकों ने, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना, है ना। अगला शासक कौन आ जाएगा, अगला शासक आएगा धुंगदेव। कौन आएगा, देखो ज्यादा नाम तुमने सुना नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट हमने बताया ना कि इसमें राजाओं के नाम नहीं पूछे जाएंगे, इसमें सीधे क्या पूछा जाता है, सीधे वंश पूछा जाता है कि किस वंश ने ये काम करवाए थे। विशेषकर मंदिरों के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है ना, बाकी और कोई विशेष काम इनका नहीं है, ठीक है। तो इस वंश धुंगदेव ने क्या किया, धुंगदेव ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली। क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया। क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया। अब अगर राजधानी परिवर्तन किया तो ले कहाँ गए, अभी यहाँ बुंदेलखंड में थी, बोलो अभी बुंदेलखंड में थी, लेकिन अब हमने बताया ना कि बहुत ही फेमस एक मंदिर बनवाया कहाँ पे, खजुराहो में। तो ये खजुराहो पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, ये तो सब लोगों को पता ही होगा, खजुराहो कहाँ पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये अपनी राजधानी वहां बुंदेलखंड से हटा करके कहाँ ले गए, मध्य प्रदेश में ले गए। कौन, धुंगदेव। ये भी क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाएगा, रेयर केस में पूछा जाएगा, पर फिर भी ध्यान रखना कि राजधानी परिवर्तन किसने किया, बोलो, महोबा से कहाँ ले गए, महोबा से ले गए खजुराहो। कहाँ ले गए, खजुराहो ले गए। खजुराहो जगह का नाम है, क्योंकि जहाँ पे जो भी चीज प्रसिद्ध हो जाती है ना, उसी के नाम पे उस जगह का नाम भी रख दिया जाता है कई बार, है ना। तो यहाँ पे खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, खजुराहो के मंदिर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस जगह का नाम ही क्या है, खजुराहो, है ना। तो यहाँ पे खजुराहो में बात ध्यान रखना, केवल एक मंदिर नहीं है, खजुराहो में एक मंदिर नहीं है। देखो ये जो था पहला वाला शासक, क्या नाम था, यशोवर्मन। यशोवर्मन ये विष्णु भगवान का पुजारी हुआ करता था, वैष्णव हुआ करता था। और तुमको पता भी है उत्तर भारत में जो भी तुमको देखने को मिलेगा सब वैष्णव संप्रदाय के ज्यादातर लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सारे होंगे। दक्षिण में ज्यादातर तुमको शैव संप्रदाय के मिलेंगे, पर यह भी जरूरी नहीं है कि सब होंगे, क्योंकि तुमने नीचे देखा है रामेश्वरम, वहां शिव जी की मंदिर है, लेकिन वहीं पे विष्णु भगवान की भी बहुत बड़ी एक मूर्ति है ना, मंदिर विष्णु भगवान का भी है। तो ऐसा नहीं कि अगर नीचे दक्षिण वाले सब क्या कहते हैं द्रविड़ हैं या शैव संप्रदाय के पुजारी हैं, तो इसका मतलब केवल वहां शिव जी के मिलेंगे, भगवान शिव जी के ही मंदिर मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वैष्णव संप्रदाय के भी लोग वहां पे मिलेंगे। सेम बात यहीं पे है उत्तर भारत में भी। उत्तर भारत में भी वैष्णव संप्रदाय के लोग ज्यादा हुआ करते हैं, राम और कृष्ण की वजह से। दोनों देखो उत्तर भारत से ही है ना। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, है ना, बोलो हुआ कि नहीं। राम का जन्म यहाँ पे अयोध्या में हुआ, पहले इसका नाम फैजाबाद हुआ करता था, अभी बदल गया इसका नाम, है ना। तो सब उत्तर भारत से ही हैं। तो ज्यादातर उत्तर भारत वाले लोग वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, और ज्यादातर नीचे वाले दक्षिण भारत के लोग ऐसे होते हैं, शैव संप्रदाय के होते हैं। पर फिर वही बात है, अगर ये वैष्णव संप्रदाय का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे शैव संप्रदाय के लोग नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई कंफर्म बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर चीज हर जगह है। तुम में से भी बहुत सारे उत्तर भारत के तो तुम लोग हो, बोलो उत्तर भारत के हो, क्या भगवान शिव की पूजा नहीं करते हो, करते हो। पर ज्यादातर अधिकता किसकी है, वैष्णव संप्रदाय की है, विष्णु भगवान की है। क्यों, क्योंकि कृष्ण का संबंध यहीं से है, राम का संबंध यहीं से, इस वजह से, है ना। तो अगला शासक जो आया धुंगदेव, ये हुआ, ये शैव संप्रदाय का हुआ है, तो हालांकि उत्तर भारत का, पर फिर भी ये कैसा हुआ, शैव संप्रदाय, शिव का पुजारी हुआ, है ना। और इसने क्या किया, इसी खजुराहो में इसने एक बनवाया मंदिर। क्या बनवाया, इसने एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का तुमको नाम बताना है, खजुराहो में बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ हाँ, कौन बोला, क्या बोले, बोलो अरे बोल के नहीं बोल रहे हो,
जिनको पता है तो बोलो कम से कम, ये तो लगे हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये हमने पढ़ाया है खजुराहो में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर हमने। नहीं, कैलाश मंदिर, देखो धीरे धीरे बोल रहा, तेज नहीं बोल रहा है। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। और कैलाश मंदिर कहाँ पे है? कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। किसने बनवाया? हाँ, चंदेल शासकों ने। अगर नाम पूछेगा तो नाम ज्यादा ध्यान पे चक्कर में नहीं पड़ना, पर ये ध्यान रखना कैलाश मंदिर भले ही वो करो, कैलाश नहीं, यहाँ पे लिखना कंदरिया महादेव। कौन सा है? कंदरिया महादेव। ये नाम सुना है कि नहीं सुना है? कंदरिया महादेव, कैलाश मंदिर नहीं, कंदरिया महादेव, है ना। तो कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? खजुराहो में है। कहाँ पे है? खजुराहो में। तो खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर ज्यादा फेमस है अपेक्षा चतुर्भुज मंदिर के। चतुर्भुज मंदिर का तुमने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन कंदरिया महादेव का मंदिर का नाम सुना होगा। और यूपी के पेट वाले एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया भी है किसी सेट में, है ना, कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है ना। तो संभावना है तुमसे ये भी पूछ लिया जाए कि कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया, तो कौन हो जाएगा? चंदेल शासकों ने बनवाया। कहाँ पे है? तो खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। अब यही बात है कि वो इसके पहले वाला जो शासक हुआ करता था यशोवर्मन, वो हुआ करता था वैष्णव संप्रदाय का, और ये हुए शैव संप्रदाय के। तो ये भी कोई कट्टर विचारधारा नहीं थी कि यहाँ अगर वैष्णव वाले हैं तो केवल वैष्णव वाले होंगे, आपस में चलता रहेगा, है ना। अच्छा, शैव वाले जो होते हैं वो एकदम नियमबद्ध होते हैं, भोले के पुजारी, है ना, हर हर महादेव वाले। तो इन्होंने क्या किया, जो धुंग देव थे, इन्होंने यहाँ पे इधर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, बनारस में, इधर प्रयाग में, इधर से आने वाली गंगा और इधर से आने वाली यमुना, दोनों नदियां आपस में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संगम कहते हैं या प्रयाग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसे? प्रयाग कहते हैं, है ना। तो प्रयाग कहते हैं। इसी प्रयाग में, इसे प्रयागराज कहते हैं ना, प्रयागों में महान प्रयाग, है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रयाग में। तो प्रयाग में इसने क्या किया? जल समाधि ले ली। क्या किया? जल समाधि ले ली, है ना। जल समाधि लेना समझते हो क्या होता है ना, कि ऐसा तपस्या करते नदी में बैठ करके ही अपने प्राण त्याग देने। बिल्कुल वैसे ही जैसे संलेखना में हुआ करता था कि बिना, जैन धर्म में संलेखना हुआ करता था, और वहां पे तुमको बिना कुछ खाए पिए बस सीधे प्राण त्याग देने होते थे। वैसे इसमें भी है कि जल में बैठ करके अपने प्राण त्याग देने। तो यहाँ पे प्रयागराज में गंगा नदी है, और कहा जाता है गंगा का, जिसने भी गंगा में प्राण त्यागे उसको सीधे मोक्ष मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे धुंग देव ने अपने जल समाधि लेकर के अपने प्राण त्याग दिए। आज के समय में कहोगे तो ये आत्महत्या हो जाएगी, और आत्महत्या क्या है? अपराध है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो आत्महत्या अपराध है, इसको ध्यान रखना। तो आत्महत्या नहीं करना है, ठीक है ना। अभी एक कोई मिला था दिवाली के समय में, पता नहीं कोई याद नहीं कहाँ का है, तो दिवाली के समय में एक पुजारी टाइप, तांत्रिक टाइप के लोग थे, गांव का कोई एक बहुत बड़ा भक्त होगा उन्हीं का, तो उनको सिखा दिए कि शक्तियों को सिद्ध करने के लिए उसने क्या किया, जीवित समाधि दिलवा दी जमीन के अंदर। तब तक पुलिस पहुंच गई वहाँ, फिर बढ़िया सा उनकी पूजा कराई तांत्रिक की बेहतरीन तरीके से, है ना। और उसको भी समझाया गया ये सब बवाल है, चक्कर में मत पड़ो, है ना। तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। हालांकि जिन लोगों ने किया है कुछ मान्यता रही होगी, हो सकता है वास्तविकता हो, पर अभी इसके कोई प्रमाण नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे, हाँ, इसे ऐसा ही मानेंगे, ठीक है ना। तो राजा कौन हुए थे यहाँ पे? धुंग देव, जिन्होंने क्या किया? जल समाधि ले ली। किस संप्रदाय के थे? हाँ, शैव संप्रदाय के थे। अच्छा, हमने कहा अगला शासक जो आएगा उसका नाम है विद्याधर। क्या हो जाएगा? विद्याधर। और बात है इनकी कि ये स्वाभिमानी टाइप के लोग हैं। कैसे हैं? हमने पहले ही कहा था। और ये जो था ना, ये अत्यधिक स्वाभिमानी था, बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी। स्वाभिमानी का मतलब समझते हो? जो इगोइस्टिक थोड़ा है ना। और कुछ लोग उतने ज्यादा ही हो जाते हैं, बात बात पे लड़ने झगड़ने वाले। तो ये ज्यादा स्वाभिमानी था, इसलिए इसको स्वाभिमानी शासक लिख लेना, है ना। क्यों स्वाभिमानी था? स्वाभिमानी, इसकी जानकारी देखो कहां से कैसे मिलेगी, क्योंकि गुजरात का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था राज्यपाल। क्या नाम हुआ करता था? राज्यपाल। उसी समय ये शासक हुआ करता था यहाँ, कौन? विद्याधर। चंदेल शासक, राज्यपाल जब इधर गुजरात में शासक हुआ करता था राज्यपाल, तब इधर कौन हुआ करता था? चंदेल शासक विद्याधर हुआ करता था। अच्छा, इस राज्यपाल के ऊपर हमला कर दिया मोहम्मद गौरी ने, है ना। नहीं, महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी नहीं। महमूद गजनवी ने जब इधर से इस पे हमला किया तो इसने क्या किया, इसकी मोहम्मद गौरी की पराधीनता स्वीकार कर ली बिना लड़े ही। बिना लड़े ही अपनी पराधीनता स्वीकार कर ली। देखो लड़ना, देखो एक होता है कि तुम लड़ के हारो तो उसकी अलग बात होती है,
लेकिन तुम लड़ो ही नहीं, सामने ही मत आओ, तो वो अलग बात होती है कि मतलब तुमने पहले ही बिना लड़े ही पराधीनता स्वीकार कर ली, तो ये कायरों वाली प्रवृत्ति होती है। फिर हमने कहा ना कि ये स्वाभिमानी शासक था कौन? विद्याधर। इसको ये बात पसंद नहीं है कि तुम उसके पड़ोसी होकर के तुमने ऐसे ही किसी लुटेरे के या आक्रांता के तुमने समर्पण कर दिया उसके सामने बिना लड़े ही। इसने समर्पण कर दिया और महमूद गजनवी आकर के यहाँ से सोमनाथ मंदिर से लूट के चला गया कि नहीं चला गया? वो सोमनाथ, ऐसा नहीं था केवल सोमनाथ मंदिर लूटा, उसने आसपास के गांव को सब लूटा था। पर फेमस क्या होगा? जब कभी भी जो कोई धार्मिक विवाद हो जाता है ना, कोई भी बात हो जाती है तो धार्मिक हो जाती है, उसका थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मिलता है। ऐसा नहीं होता कि केवल सोमनाथ मंदिर ही लूटा, हालांकि उस समय सोमनाथ मंदिर में बहुत पैसा था, है ना। आज के समय में भी बहुत ज्यादा मंदिरों के पास पैसा होता है, मठों के पास, है ना। पर उसने जब सोमनाथ मंदिर को लूट दिया ना, तो लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। और सबसे ज्यादा खराब इसको लगा, विद्याधर को, क्योंकि ये क्या था? स्वाभिमानी शासक था। इसको ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुई कि तुमने समर्पण क्यों कर दिया, और इसने इस वजह से राज्यपाल को मार दिया, इसकी हत्या कर दी। किसकी? तो राज्यपाल की तुमसे पूछेगा हत्या किसने की? हाँ, विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी। राज्यपाल वो वाला गवर्नर वाला नहीं, उसका नाम था राज्यपाल, ठीक है ना। ये गुजरात का शासक हुआ करता था। तो इसने हत्या इसीलिए की क्योंकि इसने क्या किया? महमूद गजनवी का डटकर सामना नहीं किया, उसके सामने समर्पण कर दिया, और फिर इसके ईगो को हर्ट हुआ और इसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, है ना। तो इनमें थोड़ा ईगो था इस बात को लेकर के, है ना। तो यही सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा पूछने का है नहीं, बस पूछने वाला इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि खजुराहो मंदिर किसने बनवाया? तो चंदेल शासकों ने। कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया? तो चंदेल शासकों ने। इसमें नाम भी नहीं याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा, है ना। 999 ईस्वी के आसपास ये बनेगा कंदरिया महादेव। तो कोई ज्यादा विशेष काम है नहीं, ना ही डेट बताने वाली है ना ही कुछ। तो इसी ईस्वी के आसपास का है, 1000 ईस्वी के समथिंग, है ना। तो इस चक्कर में मत पढ़ना ज्यादा, डेट के क्वेश्चन जैसे बनेंगे उस हिसाब से तुमको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो अब बात आती है इस वंश का अंतिम शासक। तो इधर जगह है नहीं, इधर लिख दें, है ना। तो यहाँ पे इधर लिख देते हैं, नीचे का तो भारत का काम है नहीं अभी पढ़ाने का, तो इसको मिटा ही देते हैं तब तक के लिए, है ना। चलो अगला शासक यहाँ पे हो जाता है। बहुत सारे शासक आए, लेकिन अब बात करते हैं जिनका काम था वो पढ़ना है हमको, सबको पढ़ना नहीं। तो इस वंश का अगला अंतिम शासक हो जाएगा परमर्दी देव। क्या नाम था? नाम सुना है? बोलो, नाम ही नहीं सुना। ये इस वंश का अंतिम शासक है। क्या है? अंतिम शासक। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? परमर्दी देव। अच्छा, इसके बारे में क्या है, इसमें देखो तुम ध्यान रखोगे, अगर किसी ने, कोई लोग शौकीन वगैरह हो साहित्य पढ़ने का, तो किसी ने आला अगर पढ़ा हो, परमाल रासो पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना। जगनिक इसी के समय में हुआ करते थे, जगनिक परमर्दी देव के समय में, है ना। ये भी राजपूत टाइप के लोग हैं, है ना। तो इनके एक सैनिक उनके हुआ करते, सेनापति हुआ करते थे। इनके सेना परमर्दी देव के सेनापति कौन हुआ करते थे? जगनिक नहीं, जगनिक तो कवि है। हाँ, सेनापति इनके हुआ करते थे, जिनका नाम था आला और उदल। क्या नाम हुआ करता था? आला और उदल। ये चाचा भतीजे से, हालांकि हमें कंफर्म नहीं इसमें चाचा कौन है भतीजा कौन है ना। हमें लगता है उदल जो होंगे वो भतीजे होंगे, आला चाचा होंगे, भाई भाई हैं। अच्छा, भाई भाई जो भी है ना। तो दोनों भाई भाई। हालांकि इतना है कि ये सेनापति किसके थे? परमर्दी देव के सेनापति हुआ करते थे। बात समझ में आई? अब इधर देखोगे तो इधर वाले क्षेत्र में हुआ करता था उसमें चौहान वंश का शासन। किसका हुआ करता था? चौहान वंश। यहाँ पे कौन होगा? चौहान वंश, है ना। और चौहान वंश में उसमें कौन होता था? पृथ्वीराज चौहान, है ना। पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज कहते हैं इनको, है ना। इनमें भी हमने कहा ना, इन सब में ईगो बहुत होता था, बात बात के लिए ईगो। तो इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज ने इनके ऊपर, दोनों लोगों का आपस में लड़ाई हुई किसी बात को लेकर के, क्योंकि ईगोइस्टिक लोग हैं, बात बात पे किसी बात पे बन जाए, है ना। तो इनका भी ईगो हाई लेवल पे है और इनका भी ईगो क्या है? हाई लेवल पे। आपस में लड़ गए और कहा जाता है कि इनकी तरफ से लड़े आल्हा उदल और इधर से कौन लड़ा? पृथ्वीराज चौहान। और कहा जाता है इस वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने आल्हा उदल दोनों को ही मार दिया, है ना। हालांकि जो परमाल रासो है उसमें कहीं से ये मिलता है कि उनको अमर होने का वरदान है, और इसमें कहीं और बाकी साहित्य में ये मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने आल्हा उदल को मार दिया। तो फिक्स कोई जानकारी है नहीं? बोलो नहीं। एक ने मार दिया, क्यों? क्योंकि क्या हुआ था? विद्याधर ने मार दिया राज्यपाल को, क्यों? क्योंकि उसने दूसरे की पराधीनता
स्वीकार की थी। दोनों ही क्षत्रिय राजपूत थे, है ना, आपस में ही लड़े, है ना। और हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खराबी यही थी कि हम लोगों ने आपस में ही तालमेल बनाकर रखना नहीं सीखा। और यही होता है किसी भी चीज, किसी भी साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण। साम्राज्य हो या तुम्हारा घर हो, अगर तुम्हारे घर में आपसी फूट हो गई तो उसका मजा कोई तीसरा ही उठाएगा। तुम ये सोचो, इसने अगर मारा, तो राज्यपाल को अगर मारा विद्याधर ने, तो क्या गलत किया तुम्हारे हिसाब से? बताओ, बोलो, गलत किया क्या? अगर विद्याधर ने राज्यपाल को मारा, गलत है? मेरे हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि यही राज्यपाल वो आदमी है जिसकी वजह से आगे आकर के दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारे विदेशियों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने शासन किया। यही वो कारण है जिसकी वजह से बाबर आया। हम तो सबको इसी का जिम्मेदार बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसने डट के सामना किया होता, हालांकि भले ही हार गया होता, अगर ये इतने इगोइस्टिक लोग यहाँ पे ये लोग रह रहे होते, अगर इसने सामना किया होता तो क्या ये सहयोग करने नहीं आते? अगर ये बात के लिए लड़ गया तो सहयोग करने के लिए नहीं आता। हम मानते हैं, फिर भी अगर ये हार जाता तो जब वहां पे महमूद गजनवी अफगान जाकर के वापस जाता तो कम से कम ये तो बताता कि वहां के लोग लड़े। उसने क्या बताया होगा अफगान जाकर के कि बहुत कायर लोग हैं, कोई भी जाओ लूट के चले जाओ। इसी वजह से आगे मोहम्मद गौरी आया कि नहीं? उसने भी यही सोचा होगा, क्योंकि इसी के बाद मोहम्मद गौरी आया, उसकी पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई। अगर ये यहां से पिटा के गया होता तो आगे हिम्मत होती मोहम्मद गौरी की हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने की? उसने तो बताया होगा वहां बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, किसी को भी लूट के चले आओ, है ना। और सेना में भी उत्साह बढ़ाने के लिए क्या कह देना कि धर्म युद्ध है, जिहाद का नारा दे देना, मंदिर तोड़ देना, 2-4 मूर्तियां तोड़ देना, लूट लेना, चले आना। सेना में भी उत्साह, लूट के चले आओ। अगर ये लड़ा होता तो बात आगे बढ़ती ही नहीं, बढ़ती क्या? और अगर इन सब ने मिल करके तालमेल बना के रखा होता तो किसी बाहर के आदमी के आने की तो संभावना ही नहीं थी, सबसे पहले ही रुक जाते वहीं पे, है ना। अच्छा, हमने कहा ना कि राजपूत लड़ाका हुआ करते थे। लड़ाका होने का कारण ये था कि तुम जैसी प्रवृत्ति में रह रहे होते हो वैसे ही हो जाते हो, ठीक है ना। तुमने देखा होगा कोई व्यापारी होगा, उसके घर के लड़के, उसका घर का लड़का होगा, उसका भी व्यापार में ज्यादा मन लगता होगा कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है ना। किसी के घर में सैनिक लोग ज्यादा होंगे, सेना में, आर्मी में होंगे, तो उसका भी मन सेना की तरफ ही ज्यादा झुका होगा। वो भी यही चाहता होगा कि कैसे करके हम आर्मी में ज्वाइन कर लें, है ना। हर डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो जैसे माहौल में रहता है वो वैसा ही बनना चाहता है। इधर इनको देखो, ये बॉर्डर लाइन है, इधर से है कि नहीं? इधर से जो भी आएगा पहले इनसे लड़ेगा। यहाँ पहले ये राजपूत मिलेंगे, आगे ये राजपूत मिलेंगे, इधर ये राजपूत मिलेंगे, सब राजपूत ही तो मिलेंगे इनको। तो लड़ेगा कौन पहले? इनसे राजपूत लड़ेंगे। आगे जाकर के तुम बहुत सारे आगे वंश देखोगे इसमें, जब इनसे निपट पाओगे तब तो आगे जाओगे ना। तो बार बार लड़ने की वजह से ये ऐसे हो गए थे। तभी ये कहते थे कि जब भी युद्ध होगा तो इनके लिए वो त्योहार है। जैसे होली और दिवाली को हम लोग त्योहार मनाते थे, युद्ध में त्योहार मनाते थे। बात समझे कि नहीं समझे? तो तुम जिस प्रकार की प्रवृत्ति में रहोगे वैसे ही हो जाओगे। बार बार कहते हैं ना कि संगत का असर हो जाता है, तो तुम अगर किसी खच्चर दोस्त के साथ संगत में रहोगे तो वैसे ही हो जाओगे, ठीक है। और अगर किसी ऐसे आदमी के साथ रहोगे जो थोड़ा पढ़ता लिखता है, या उसका थोड़ा मन लगा है कि वो सिलेक्शन लेके ही जिद है उसकी सिलेक्शन ले लेगा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी जिद वो बना देगा कि तुमको सिलेक्शन ले लेना है। लेकिन वो अगर घूमता है तो तुमको भी लगेगा कितनी आरामदायक जिंदगी, मौज ही तो कर रहा है, चलो हम भी करते हैं, है ना। क्या रखा है जिंदगी में, जलवा करते हैं, घूमते हैं, सुट्टा लगाते हैं 2-4। जिस प्रकार की प्रवृत्ति में रहोगे उसी प्रकार के तुम हो जाओगे। इसलिए सबसे जरूरी है अपने मित्रों का चयन करना। तुम कैसे मित्र बनाते हो, किस प्रकार के माहौल में रहते हो, तुम्हारा आसपास का वातावरण कैसा है, तुम किस प्रकार से रहते हो, ये बहुत मायने रखता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये पूरा बताने का मेरा केवल इतना ही मैटर था कि तुम लोग थोड़ा अपने अंदर सीरियस हो जाओ कि खुद को लेकर के ऐसे लोगों की बैठक करना बंद कर दो जिनके अंदर निगेटिविटी भरी हो, है ना। क्योंकि निगेटिव आदमी होगा वो तुमको निगेटिविटी ही सिखाएगा, और जिसके अंदर खुद अंदर आग होगी तो चिंगारी तुम में भी जला देगा वो। तो ऐसे लोगों की संगत बना के रखो जो जिनमें आग हो। बाकी मजा बहुत आएगा, जो फालतू के लोग होते हैं उनके साथ रहने में बहुत मजा आता है। तुमको भी वैसा बनाएगा, तुमको भी लगेगा कि यार अब हम बड़े हो गए हैं। उधर लफड़ाई करने लगा कि तुमको लगेगा कि यार क्या बात है, अब आए हैं हम असली फॉर्म में। लेकिन वास्तविकता यही होती है, तुमको लगेगा पढ़ तो हम लेते ही हैं घर पे। 4 घंटे सर ने कहा कि घर पे प्रैक्टिस करना है, 4 घंटे प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद लफड़ाई करें।
वो शुरुआती दौर है तुम्हारा, आगे जा करके उसका नुकसान तुमको झेलना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत में तुमको अच्छा लगता है कि लोग पढ़ाई भी कर ले रहे हैं, तो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे तो है बर्बादी की तरफ बढ़ने वाले कदम हैं। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो विपरीत बुद्धि तुम्हारी हुई पड़ी है। तो अभी सुधर जाओ थोड़ा। रावण वाला तुम्हें अहंकार आता है कि रावण को भी यही अहंकार था कि ज्ञान तो है ही मुझमें, तो वही तुम में भी है कि यार पढ़ तो लेते ही हैं, थोड़ा बहुत शैतानी भी कर लेते हैं, ये भी तो ज़रूरी है। और जहाँ तुम में ये आया वैसे ही तुम समझ लो कि कोई ना कोई जन्म ले चुका है जो तुम्हारी सीट खा जाएगा, कोई ना कोई राम हो चुका है और तुम रावण बनने की श्रेणी में आगे बढ़ चुके हो और वो तुम्हारी सीट खा जाने के लिए बैठा है। वैसे भी सीट बहुत कम निकलती, नौकरी का कितनी निकलती हैं, 4000 वैकेंसी आएगी और तुम 4000 घंटे इधर उधर लफड़े करने में निकाल रहे हो। एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, सिलेक्शन एक एक क्वेश्चन से होता है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन सबको आते रहते हैं। 100 नंबर का अगर पेपर होगा तो 60 क्वेश्चन ऐसे कॉमन होते हैं जो सबको आते हैं, बिना पढ़े भी तुम कर सकते हो। लड़ाई वो आगे के 20 क्वेश्चन में ही होती है। कहते हैं ना कि बिना, कुछ लोग देखते तो पेपर देखते होंगे यही कहते होंगे कि यार थोड़ा हम भी पढ़ लेते तो हमारा भी निकल जाता, तो वो वही वाले क्वेश्चन देखते हैं शुरुआत के 60% जो सबको आते होते हैं। उतने के सिलेक्शन नहीं होता है, वो सबके आते होते हैं। आगे के 20 क्वेश्चन जिसके हो जाएंगे वो सिलेक्शन ले लेगा, क्योंकि 80% हो गया तो हाँ बहुत है, इनफ सिलेक्शन दिलाने के लिए। बात समझ रहे हो? तो एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है और वो एक एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए कहाँ काम आएगा ये तुमको तब पता चलेगा जब फाइनल लिस्ट में तुम्हारा नाम देखोगे और तुमको दूर दूर तक तुम्हारा नाम नहीं दिखेगा। तब तुमको ये बातें याद आएंगी कि पहले समझ लिया होता, ये समय ना बर्बाद किया होता तो आज परिस्थिति कुछ और होती। बात समझ रहे हो? छाप लो अच्छा इसको फिर।